ये भारत रत्न का दिया जाना, मैं मानता हूं कि यह एक मसीहा का सम्मान है, उस मसीहे का जो गैर कांग्रेसवाद का पथिक था। अगर कर्पूरी जी को 2024 में हम याद करते हैं तो उनकी सादगी, उनकी राजनीति, यह सब तो है ही, लेकिन 2024 में कर्पूरी जी को केवल एक बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया ने जिसे शुरू किया, उस राह पर कर्पूरी ठाकुर आजीवन चलते रहे। और गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत उस प्रस्थान बिंदु है। गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत वो पहला कदम है और विकसित भारत उसकी मंजिल है। ऐसा लगता है कि कर्पूरी जी को याद करने वाले उनसे आज मुंह मोड़ रहे हैं और अब भारत रत्न के बाद लोग फिर से कर्पूरी जी को इस रूप में याद करेंगे कि गैर कांग्रेसवाद की धारा आगे बढ़नी चाहिए। कर्पूरी जी के जीवन का आखिरी राजनीतिक कर्म क्या था, आप में से शायद ही कोई जानता हो, लेकिन मैं जानता हूं। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी जी गए। उसके कुछ दिन पहले उस समय शरद यादव, आज वो भी दिवंगत हैं, शरद यादव 29 फिरोज शाह रोड पर रहते थे। एक दिन सुबह सुबह कर्पूरी जी शरद यादव के पास पहुंचे, उन्हें जगाया और कहा चलो मेरे साथ। और 6 रायसीना रोड पर शरद यादव पीछे पीछे, कर्पूरी जी आगे आगे। मुझे ये नहीं मालूम कि वाजपेयी जी को इसका पता था या नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्पूरी जी आए हैं तो वाजपेयी जी आए, उनसे मिले। वह एक अनोखा प्रसंग है। कर्पूरी जी के जीवन की जो अंतिम राजनीतिक कर्म है वह अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात है और मैं उस मुलाकात को गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का एक मार्मिक प्रसंग और रहस्य भी कह सकता हूं है। डॉक्टर लोहिया के बाद समाजवादी धारा में अगर कोई न्यायप्रिय, निर्लोभी, सत्य के लिए को किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार राजनेता अगर हुआ है तो वो कर्पूरी जी थे। जिन लोगों ने कर्पूरी जी की राजनीति, उनकी सक्रियता देखी है, उन लोगों में मैं भी हूं। उनको दूर से और नजदीक से देखने का मुझे अवसर मिला है, बात करने का अवसर मिला है। मैं कई प्रसंग बता सकता हूं, लेकिन एक प्रसंग का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जब बिहार आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो कर्पूरी जी हमको संदेश भिजवा सकते थे और मैं उनके पास जा सकता था, लेकिन वह स्वयं उठकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस कार्यालय में आए जहां मैं था और उन्होंने पूछा कि 18 मार्च को कितने विद्यार्थी आ जाएंगे बिहार विधानसभा को घेरने के लिए। जब मैंने कहा कि 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे, कर्पूरी जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह एक अलग बात है। मैं कहना यह चाहता हूं कि उतना बड़ा नेता अपनी जिज्ञासा में को शांत करने के लिए हमको बुलाने की बजाय हमारे पास आता है, ये उनकी राजनीतिक सक्रियता का उदाहरण है।
और उन दिनों में जब बिहार में रहता था तो हर कोई ये बात कहता था कि अगर बिहार के किसी कोने में, छोटे से छोटे गांव में किसी के साथ कोई अन्याय हो गया, कोई राजनीतिक घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता था उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। आप सबको याद होगा, और नहीं तो मैं इसको याद दिलाना चाहता हूं। बिहार आंदोलन के दौरान जब जेपी ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति अब जनता का कोई विश्वास नहीं रहा, ये वाक्य सुनने के बाद जिस विधायक ने सबसे पहले विधानसभा से इस्तीफा दिया उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। और एक रोचक प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये प्रसंग मुझे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका जी ने बताया था, बहुत बाद में। इमरजेंसी के दौरान ही लोकसभा के चुनाव हुए थे 1977 में, और इंदिरा गांधी समझती थी, हालांकि गफलत में थी, कि इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव होंगे तो कौन विपक्ष को वोट करेगा, और लिहाजा वे जीतेंगी और उनकी तानाशाही पर जनता की मोहर लगेगी। ऐसा हुआ नहीं। उस चुनाव के दौरान जेपी ने कर्पूरी जी से कहा कि आप मुंबई जाइए, रामनाथ जी के पास जाइए, रामनाथ जी आपको चुनाव फंड के लिए कुछ पैसे देंगे। कर्पूरी जी गए। रामनाथ जी ने पूछा कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो कर्पूरी जी ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि 5 लाख। रामनाथ जी ने उनके लिए 20 लाख रुपए सुरक्षित रखा था। जब उन्होंने 5 मांगा, उन्होंने 10 लाख दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं और दूंगा, आप जब भी हो तो आ जाइए। यानी कर्पूरी जी ने जो राजनीति की थी उसमें चुनाव में खर्च कम होते थे। आज कर्पूरी जी होते तो इस सवाल को भी उठाते। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। उस कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय राम बहादुर राय जी का। देवी सज्जनों, आपके लिए और हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये समय है, क्योंकि भारत सरकार के डाक विभाग ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका आज विमोचन माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा डाक विभाग की महानिदेशक श्रीमती स्मिता कुमार से कि वे मुख्य अतिथि महोदय से इस स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाने के लिए मंच पर पधारें। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में और उनके विजन के अनुरूप जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। देश भर में ऐसे जननायक हम सबके लिए प्रेरणा बने, यही प्रयास और यही कोशिश इस माध्यमों से और इन माध्यमों से हो रही है। तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरक स्मृतियों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को समर्पित ये डाक टिकट भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसका विमोचन मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से हो रहा है। देवी सज्जनों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रेरक व्यक्तित्व को समर्पित संस्कृति मंत्रालय ने एक विशेष स्मारक सिक्का भी तैयार किया है। इसका भी विमोचन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से होना है। संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी ये
सिक्का विमोचन के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उन्हें देंगे, जो मुख्य अतिथि महोदय से इसका विमोचन करवाएंगे। यह स्मारक सिक्का भी उन प्रयासों का एक रूप है जहां जननायक के स्मृतियों को सहेजने का, उनकी स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन और व्यक्तित्व प्रेरणा के रूप में उनके समक्ष रहे, इसी बात का प्रयास है। और इसी उद्देश्य के साथ देश भर में इस तरह के आयोजनों का सिलसिला भी आज के इस कार्यक्रम से शुरू होगा। ये समय है जब हम अनुरोध करें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी से, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आपके करतल ध्वनि के साथ कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने प्रेरक संबोधन के लिए पधारें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और वो दो महानुभाव जिन्होंने जननायक के साथ काफी काम किया है, उनको काम करते हुए देखा है, उनको समझा है और उनके साथ संघर्ष भी किया है। श्रीमान राम बहादुर राय जी और सम्माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी, और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित जननायक के सभी चाहने वाले भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपनी सिद्धांत प्रियता से, अपनी सादगी से, अपनी सरलता से, गरीब वंचितों के प्रति अपनी संवेदना से जननायक तो बने थे, मगर जननायक को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनने में बहुत लंबा समय चला गया। ढेर सारे लोग आए, मगर किसी ने कर्पूरी ठाकुर जी को ये सर्वोच्च सम्मान देना उचित नहीं समझा। इतना ही नहीं, इसके बारे में सोच भी कभी नहीं हुई। मांगे जरूर होती रही, मगर मांग करने वाले भी सत्ता में आए तो वो अपनी ही मांग भूल गए। मगर आज जब उनकी 100 साल का अवसर था, तब कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बढ़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास किया। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से
ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। मोदी जी ने सबको न्याय, सबको समान अधिकार, हमारे संविधान के मूल मंत्र को सम्मानित करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के करोड़ों गरीब युवाओं के मन में अगर हमें जोम है, संघर्ष करने की धगस है, हम पढ़ाई लिखाई कर कर आगे आना चाहते हैं, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम भी कुछ भी बन सकते हैं, भारत रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आशा को जीवित करने का काम है। एक प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान सादगी, प्रामाणिकता, बरोबरी के सिद्धांत, सात्विकता, नीतिमत्ता और आत्मसम्मान के साथ आज भी राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं करोड़ों युवाओं का सम्मान मोदी जी ने प्रतीकात्मक रूप से किया है। इसलिए मैं मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक निष्काम कर्मयोगी के माध्यम से बहुत शब्दों में अपनी बात साहित्यिक भाषा में न रखकर अपने काम से ही जीवन के उच्चतम मूल्यों को जिस व्यक्ति ने प्रस्तावित किया, समानता के सिद्धांत को संघर्ष कर कर अपने उदाहरण से ही प्रस्तावित किया, संवेदनशीलता को जब मौका आया तब गरीबों के प्रत्येक की संवेदना को बरोबर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जमीन पर उतारा जा सकता है, इसके उदाहरण जमीन पर लाए और सिद्धांतनिष्ठ जीवन जीते जीते कितना भी लंबा समय सत्ता के बाहर रहना पड़े तो भी सिद्धांत नहीं छोड़ना, ऐसे कई सिद्धांतों को कर्पूरी ठाकुर जी ने जमीन पर उतारा। एक मानो में आज का दिन बहुत भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है। आज के ही दिन 1950 में जनगण मन को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया। आज के ही दिन बिहार के ही भारत रत्न राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और पहला राष्ट्रपति चुना गया। और आज के ही दिन डॉक्टर होमी भाभा और पंडित भीमसेन जोशी के साथ जुड़ा हुआ दिन है। मित्रों, उसी दिन आज एक देश में नई राजनीति का सूत्रपात हो रहा है। लोहिया जी ने, गांधी जी ने इस सिद्धांत को, बरोबरी के सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत को, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को और इसके साथ साथ सादगी और सिद्धांत की राजनीति को रेखांकित तो किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में जब मौका मिला तो उसको जमीन पर उतारा और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी जी ने इसको सम्मानित करने का काम। और मैं मान रहा हूं कि मोदी जी के इस निर्णय से इस देश में जो लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, जो लोग चतुराई नहीं, चरित्र की राजनीति करते हैं, जो लोग
अति पिछड़े का, वंचितों का, दलितों का, आदिवासियों का कल्याण के लिए काम करते हैं, इस सभी लोगों के संबल को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में 1924 से लेकर अंतिम सांस तक हर पल उनके जीवन का हर क्षण गरीबों और पिछड़ों के कल्याण में लगा रहा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा विचार कोई संपन्न परिवार में जन्मे हुए सज्जन व्यक्ति को आए तो मैं समझ सकता हूं, मगर उस जमाने में 1924 में, आज 100 साल पहले की हम भारत की कल्पना करते हैं, जाति व्यवस्था की कल्पना करते हैं, बिहार के ग्रामीण जीवन की कल्पना करते हैं, वो परिवेश में एक नाई के घर में जन्मे हुए बच्चे को ये विचार आना और पूरा जीवन इसके आधार पर जीना कितना बड़ा, अपने सिद्धांतों पर कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा, कितना बड़ा विश्वास होगा, तब इतनी लंबी लड़ाई कोई नाई गरीब परिवार में से निकला हुआ व्यक्ति कर सकता है। हुकमदेव बाबू बहुत कुशल वक्ता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी भाषा में पूरे देश के गरीबों को संदेश दिया है कि कर्पूरी ठाकुर का सम्मान इसलिए हुआ है, एक गरीब के बेटे का सम्मान इसलिए हुआ है कि अनेक सालों के बाद फिर से एक बार गरीब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनकर बना। और जब ये बात मोदी जी के 10 साल को देखते हैं तो हमें मालूम होती है कि उन्होंने न केवल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर सम्मान किया है, न केवल डाक का टिकट और एक सिक्का जारी किया है, इन्होंने उनके सिद्धांतों को चरितार्थ करने का भी काम किया है। ये 10 साल के अंदर 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के बाहर आ चुके, 4 करोड़ से अधिक घर बगैर के लोगों को घर मिला है, 3 करोड़ से अधिक जिनके घर में अंधेरा था, ऐसे लोगों को बिजली देने का काम किया है, और 10 करोड़ लोगों के घर में से धुएं वाला चूल्हा निकालकर गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 14 करोड़ लोगों के घर में आजादी के 75 साल के बाद भी पीने का पानी नल से नहीं आता था, उनके घर में जल से नल पहुंचाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य के खर्चे से चिंता मुक्त किया है, और लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय आजादी के 70 साल के बाद बनाने का काम किया। चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, ये हर योजना को देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार दोनों के गरीब कल्याण के बारे में इनका जो कमिटमेंट है, इसकी ये द्योतक है। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर, मैंने जैसे कहा, बहुत गरीब घर में जन्मे, परंतु मन के बहुत मजबूत व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व को हम जैसे लोगों को तो ना देखने का मौका मिला है, ना साथ में काम करने का मौका मिला है, मगर कई वरिष्ठ लोगों से बात होती है, कुछ साहित्य भी उपलब्ध है। उनके जीवन को ध्यान से समझे तो गांधी जी की सादगी और सहजता आपको बहुत सरलता से इनके जीवन में दिखाई पड़ेगी। आंबेडकर जी का अति पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी के लिए जो लगाव था, वो भी आप देख पाओगे, और लोहिया जी का
सामाजिक न्याय के सूत्र को चरितार्थ करना भी उन्हीं के जीवन में से मिल पाएगा। ये तीनों महापुरुषों के जीवन के अच्छे गुण जिस व्यक्ति में थे वो ही जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। मैं थोड़ा उस वक्त के सामाजिक परिवेश का परिचय कराने के लिए एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि जब उनको फर्स्ट डिवीजन में वो पास हुए मैट्रिक में, तो पिताजी जमींदार के पास ले गए और जमींदार ने बधाई तो दी, अच्छा हुआ पहले दर्जे से पास हो गए हो, चलो जरा तनिक हमारे पैर दबा दो। आज के जमाने में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उस जमाने में से, उस परिवेश में से वो व्यक्ति 32 साल बाद अपने गुणों के आधार पर बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बना। वो उनके गुणों को बताता है। और मैं मानता हूं कि संविधान की ये जो स्पिरिट थी, ये जो भाव था, चाहे आरक्षण का हो, चाहे आरक्षण के माध्यम से समानता लाने का हो, चाहे पिछड़ों के कल्याण का हो, ये सारे भाव को अभिव्यक्ति तभी मिली जब बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान कर्पूरी ठाकुर बने और लगा कि संविधान निर्माताओं ने जो सोचा है वो हो सकता है। अनेक जनप्रतिनिधियों के लिए, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के लिए भी जनता के बीच में रहना, सरलता से रहना, अप्रोचेबल रहना और जनता का विश्वास जीतना, इसका उदाहरण अगर किसी से लाना है तो जननायक से ही ले सकते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत युवा अवस्था में एमएलए बने, 1992 में एमएलए बने, तब से अंतिम साथ तक वो कभी चुनाव नहीं हारे, वो हमेशा एमएलए बने रहे, इतने लोकप्रिय जननेता। अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हुए, जैसे राम बहादुर राय जी ने कहा, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते हुए अपने सिद्धांतों पर डटे रहना और जनता का हमेशा समर्थन प्राप्त करना साच अर्थ में बहुत कठिन होता है। बिहार जैसे राज्य में वहां पर भी इन्होंने कर दिखाया है और कभी भी अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। आजादी के आंदोलन में भी जुड़े, जेलवास में भी गए और जेल के अंदर रहे तो भी जेल के सुधार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, कैदियों की स्थिति के लिए भी काम किया। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो उनके जीवन में से सबसे आकर्षण मेरे लिए कोई गुण का है, कोई काम का है, तो हिंदी को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम किया। गांधी जी और लोहिया जी का सिद्धांत, ये देश अपनी भाषा में चलेगा तभी गुलामी की मानसिकता से बाहर आएगा। वो सिद्धांत को जननायक ने जमीन पर उतारने का काम किया। वो हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे और बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में मैट्रिक पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाकर उन्होंने हजारों लाखों गरीबों को, पिछड़ों को मैट्रिक पास करने का मौका दिया था। और तभी से बिहार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा अपनी भाषा बनी। वो आग्रह भी उन्हीं का था, हिंदी को सभी सरकारी कामकाज के लिए उपयोग करना अनिवार्य बना दिया और तभी से हिंदी को एक नया जीवन भी मिला, एक स्वीकृति भी मिली और साम्राज्य वर्ग में भी हिंदी बोलकर भी कोई काम कर सकता है, इसकी स्वीकृति मिली। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को आगे बढ़ाया है। आप हमारी नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें हमारी मातृभाषाओं को, भारतीय भाषाओं को बड़ा महत्व दिया गया है, बल दिया गया है। और अब मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन भी भारतीय भाषाओं में शुरू कर एक नए युग की शुरुआत मोदी जी ने की है। मित्रों, 5 दशक पहले कर्पूरी जी ने जो निर्णय किया था
हिंदी को बल देने का। मोदी जी ने हिंदी के साथ साथ देश की सभी स्थानीय भाषाओं को ताकत देकर अपनी भाषा में पढ़ी लिखी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कही हुई शुरुआत को आज मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से नई शिक्षा नीति में स्थान देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं पूरे देश में घूमता हूं तो मोदी जी ने महिलाओं का आरक्षण किया, बहुत देश में बुरी बुरी प्रशंसा होती है। मोदी जी ने आर्थिक वर्ग के गरीब बच्चों का आरक्षण किया, बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होती है। और मोदी जी ने ओबीसी के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के ढेर सारे काम किए, इसकी भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होती है। मगर 1978 में जब वो बिहार के अंदर उनको मौका मिला, मंडल कमीशन के एक दशक पहले ओबीसी, महिला और पीछे गरीबी से पीड़ित सवर्ण वर्ग को भी आरक्षण देने की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी और वहां से उन्होंने नींव डाली। मुझे मालूम नहीं है, शायद राम बहादुर जी और हुक्मदेव बाबू को मालूम होगा, परंतु बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा इस आदमी को इसके कारण। क्योंकि उस वक्त जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के शासन के अंदर देश भर में बनी थी, इसमें इतना क्रांतिकारी निर्णय करना एक बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। शायद अपनी पार्टी में भी उनको बहुत विरोध सहन करना पड़ा होगा, परंतु उस वक्त जो नींव डाली थी, आज मोदी जी ने वो तीनों चीजों को समाप्त कर दिया। ओबीसी का सम्मान करने का भी काम किया, महिलाओं को 33% सदनों में आरक्षण देने का काम भी मोदी जी ने किया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए आरक्षण रहित की जातियों को भी 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, जो कल्पना उस वक्त लेकर जननायक और बाकी नेता चलते थे कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कांग्रेस के शासन में, मैं आंकड़ों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं दावे से बताना चाहता हूं कि कभी यह संभव नहीं था। आज मोदी जी की मंत्रिपरिषद उठाकर देख लीजिए, 27 ओबीसी मंत्री मोदी जी की मंत्रिपरिषद में है और इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा समाज से आता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। ओबीसी कमीशन को इतने सालों के बाद संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का काम, उसका अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस, एमडी, आईआईटी और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सभी भारत सरकार के शिक्षा संस्थानों के अंदर पहली बार ओबीसी को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेट्रोल पंप और गैस के आवंटन, ओबीसी उद्योगपतियों के लिए वेंचर फंड का स्थापन और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, इसको भी नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया और जो शुरुआत उस वक्त हुई थी उसको बड़े सम्मान के साथ समाज के अंदर कोई विखवाद करे बगैर आगे बढ़ाकर हमारे संविधान के सिद्धांत को मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया। मित्रों, जब 75 साल पहले हमारा संविधान बना होगा तो बहुत सारे संविधान निर्माताओं के मन में आशंका भी होगी कि ये जो विचार है सबके लिए बराबर मौका होना चाहिए, वो विचार जमीन पर उतरेगा या नहीं उतरेगा। आज हम देख रहे हैं कि जननायक ने जिसकी शुरुआत की थी उसको जमीन पर भी उतारा गया और शुरुआत करने वाले व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उसको सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, सच्ची आजादी तब होगी जब हरेक के हाथ में रोटी होगी। मोदी जी ने
ढेर सारे गरीब उत्थान के काम किए हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। मगर मेरे जैसे व्यक्ति को कोई पूछे कि सब में सबसे बड़ा काम क्या है, तो देश के 70 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज, गरीब का चूल्हा चलता रहे, इसके लिए देना। और आज 80 करोड़ 70 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हो रहा है। इसकी रोटी का प्रबंध यहां पर कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक इसके देश के हर गरीब को पक्का घर मिल जाए, इसका प्रबंध भारत सरकार करेगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्थापित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा दिया। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तापित कर इनके जीवन के इस प्रकार के कई गुण अब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे। मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने जो निर्णय किया है, न केवल एक उचित व्यक्ति को सम्मान किया है, परंतु उनके जीवन की अच्छाइयों को राजनीति में काम कर रही नई पीढ़ी को पढ़ने का और अपना रास्ता तय करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है नई राजनीति की पीढ़ी को इसमें से सीखने का। और वैसे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि बहुत ज्यादा करने के बाद सबसे कम जिन नेताओं को मिला है उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर थे। आज भारत रत्न बनाकर मोदी जी ने इनका ये सम्मान किया। पूरा जीवन इतना सब कुछ करने के बाद योग्यता से बहुत कम सम्मान जिस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति का नाम कर्पूरी ठाकुर है। आज मैं मानता हूं कि इसके लिए जो भारत रत्न दिया है, इससे कमी भी पूरी हो जाएगी। इमरजेंसी के जो प्रखर विरोधक रहे, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी रहे। लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था थी, इसका अनेक उदाहरण मिल सकता है। इमरजेंसी के दौरान बिहार, दिल्ली, गुजरात, नेपाल तक सक्रिय रहे और संघर्ष करते रहे। और आज ऐसी स्थिति देश में जो तुरंत ही 77 के बाद आई कि इमरजेंसी डालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वो स्थिति के कुछ प्रमुख नेताओं में, स्थिति लाने वाले कुछ प्रमुख नेताओं में एक नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। ये हम सबको याद रहना चाहिए। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर जी के सार्वजनिक जीवन जीने के सिद्धांत कितने कठोर और मजबूत थे, वो वर्णन करने के लिए मैं एक प्रसंग जरूर कहना चाहूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी।
डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी है और ऑपरेशन विदेश शायद कराना पड़ेगा, बड़ी मोटी रकम चाहिए इसके लिए। सबने सरकारी खर्चे से कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज कराने की बात करी। जब उनको जानकारी मिल गई, उन्होंने स्पष्टता से ना बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आगे के जीवन में सम्मान के साथ जी ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर जाएगा, बगैर सरकारी पैसों से इलाज नहीं होगा। और अंततोगत्वा इनकी जीत को देखकर लोकनायक ने पैसे का बंदोबस्त कराकर इनका इलाज कराया। इतनी उच्च सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा, ऐसा कमिटमेंट आज के जमाने में दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज की युवा पीढ़ी ने इसके लिए अपना कर्पूरी ठाकुर को अपने अभ्यास का विषय बनाना चाहिए। इनके जीवन और कवन से जितना कुछ हम ले सके, हमारा तो भला होगा ही होगा, देश का भी भला होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। आज उनकी जन्म जयंती के दिन ही, अगले दिन कल मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया है। कांग्रेस ने एक परंपरा करी थी कि एक परिवार के आसपास ही जननायकों का, लोकनायकों का और सार्वजनिक जीवन के नेताओं का सम्मान हो। मोदी जी ने वो परंपरा तोड़ी है। सरदार पटेल के लिए भी एक कोई भुला न पाए इस प्रकार के स्मारक का रचना किया। ढेर सारे जननायकों को आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी के फ्रीडम फाइटर्स को, इस सभी को सम्मानित किया। और आज उसी कड़ी में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया है। मैं अंत में फिर से एक बार जननायक को श्रद्धांजलि तो देता ही हूं, परंतु साथ में उनको भारत रत्न से सम्मानित कर मोदी जी ने जननायक के सिद्धांतों को युवा पीढ़ी के लिए आज फिर से एक बार रिलेवेंट बनाया है, उनको अभ्यास करने का मौका दिया है। और गरीबों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों का